अपनी वरिष्ठ साथी रमा जी को धन्यवाद करूंगा। जब मैं विद्यार्थी था तो इस कॉलेज में अक्सर आता था, तब वो यहाँ नई नई प्राध्यापिका बनी थी। मैं डिबेटिंग कंपटीशन के लिए आता था, वो जज होती थी। इनसे प्राइज़ देना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने हार मानी नहीं और एक आध बार प्राइज़ जीत भी लिया उनके हाथों से। अब वो हमारी वरिष्ठ साथी हैं। करीब 30 साल से हम लोग परिचित हैं। मतलब मैं तो परिचित हूँ, वो तो ध्यान नहीं रखती होंगी, लेकिन मैं तो शुरू से ही ध्यान रखता हूँ। दूसरा शुक्रिया इस उड़ान सोसाइटी का। मैं जब पिछली बार आया था, समय की थोड़ी सी कमी रहती है, तो जब मुझे पता लगा कि हंसराज कॉलेज से 2 सोसाइटीज़ एक साथ अप्रोच कर रही है, तो मैंने दोनों बच्चों को एक साथ बुलाया एक बार अपने पास। पलक भी थी उसमें, और मैंने दोनों से निवेदन किया कि भाई एक ही बार कर लो, एक ही प्रोग्राम के पीछे दोनों बैनर लगा देना, मैं एक बार आके दोनों काम कर लूँगा। पर इन दोनों में वहाँ पर ठीक ठाक जोर आजमाइश हुई और अंत में तय हुआ कि 2 ही बार आना होगा। तो पिछली बार तो मैं करीब 6 महीने पहले आया था। निष्ठा सोसाइटी का गवर्नेंस पे एक सेमिनार था शायद। इनको हम सोच रहे थे कि टाल मटोल करके मैनेज कर लेंगे। हमने काफ़ी कोशिश की, हमारी टीम ने काफ़ी बहाने लगाए कि सर बिजी हैं, भारत के बाहर हैं, दुनिया के बाहर है, खूब हमने कहा। हमें लगा कि अंत में हार के गिव अप कर देंगी या लेट गो कर देंगी, कुछ तो करेंगी। पर ये नहीं मानी। इन्होंने मुझे मैसेज किए, कभी कभी लगभग हार्श होती हुई लैंग्वेज में मैसेज किया कि सर आपने वायदा किया था, कैसे पीछे हट सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि ठीक है, आना तो है ही। अंततः आज का दिन तय हुआ। फिर टॉपिक्स की बात हुई तो इनका निवेदन था कि बस मोटिवेशन पे कुछ भी बोल दीजिए आप। तो मैंने कहा भाई मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मुझे वो सब नहीं आता है, आप मुझे कोई टॉपिक देंगे तो शायद मैं बात कर पाऊँगा। तो फिर इन्होंने कुछ टॉपिक्स भेजे 4-5 कि आप इनमें से कोई भी एक चुन लीजिए। मुझे उनमें से जो सबसे ठीक लगा आप लोगों की उम्र को देखते हुए, वो था द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। राइट, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो आपकी पीढ़ी का बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। हमारी पीढ़ी में तो वो नहीं होता था। हम तो उस पीढ़ी के, उस क्षेत्र के लोग हैं। मैं हरियाणा से हूँ। पंजाब का असर हम पे रहा है ठीक ठाक। हिंदी भाषी हम लोग रहे हैं। अंग्रेज़ी हालांकि मैं बोल लेता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हिंदी ही मेरी आत्मा की भाषा है। तो जब मैंने सोचा कि लेटिंग गो, मैंने टीम से पूछा क्या होता है लेटिंग गो। तो हमारी टीम में कुछ यंग लोग हैं, उन्होंने बताया कि सर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग नहीं समझेंगे, हमारी पीढ़ी के लोग समझते हैं इस चीज़ को। लेट गो का मतलब होता है कि छोड़ो, जाने दो। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो हमारी पीढ़ी में भी होता था। हम इसके लिए शब्द कुछ और बोलते थे, जैसे मैनू की, तैनू की, छड्डो यार, अरे मटिया दो, अरे भाड़ में जाए, अरे देखा जाएगा, अरे देख लांगे। तो हिंदी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, बिहार में अरे मटिया दो, तो वहाँ मटिया दो बोल देते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा में एक मुहावरा आ जाने से ऐसा थोड़ा है कि भारत के लोग उसके बिना काम चला रहे थे। यह भी काम चल ही रहा था लंबे समय से। तो फिर मैंने कहा ये टॉपिक ठीक है, और जिस उम्र के बच्चों को एड्रेस करना है, उस उम्र के बच्चे अक्सर इमोशनल टर्मोइल में रहते होंगे। यही उम्र है जब दिल लगता है, टूटता है, और करियर बनेगा नहीं बनेगा, फेलियर्स मिलते हैं। तो जिस उम्र में इमोशन सबसे ज़्यादा उठापटक करते हैं, उछल कूद मचाते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब होता है, उस उम्र के बच्चों से बात करने के लिए सबसे मौजूद टॉपिक मुझे यही लगा, सबसे अच्छा टॉपिक यही लगा कि हम इसी पर बात करते हैं। मैं पहले डिस्क्लेमर्स लगा दूं, मैं मनोविज्ञान का अध्यापक नहीं हूं। मैंने साइकोलॉजिस्ट में ना एमए किया है, ना एमफिल, ना पीएचडी किया है, ना मैं मोटिवेशनल चीज़ें करने का कोई सर्टिफाइड अध्यापक हूँ। मैं तो अपने जीवन के अनुभवों से, साहित्य से, दर्शन से, कानून से, पढ़ते पढ़ते जो मैंने सीखा, और बाकी उस सबसे ज़्यादा सीखा 50 साल के जीवन में, जिसमें से 25 साल का जीवन अध्यापन में और अपना उद्यम करने में खर्च हुआ। अनुभवों से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, तो मैं अनुभवों से सीख के बातें करना पसंद करता हूँ। हालांकि हंसराज कॉलेज का खौफ इतना ज़्यादा होता है कि जब मुझे पता लगा कि मेरा टाइम फिक्स हो गया आने का, मैंने अपनी टीम से कहा कि यार लेटिंग गो भी कोई किताब है तो देखो देखो, मैं देख तो लूँ क्या होता है।
तो 2 किताबें उन्होंने भेजी, बड़े भारी भरकम अंग्रेजी ऑथर्स की थी। तो मैंने 4-5 दिन पहले पढ़ना शुरू किया। 5-10 मिनट पढ़ के मुझे लगा कि उससे बात बनेगी नहीं, वो अलग ही टाइप की बातें थी, बड़ी थ्योरेटिकल सी बातें। तो मैंने कहा क्या थियरी में क्या रखा है, हम बच्चों से बच्चों की ज़ुबान में बात करेंगे, उसका मज़ा ज़्यादा है, क्यों थियरी में जाए। तो मैं जो कुछ भी अगले 1-आध घंटे में, मतलब 1 घंटा की, आधा घंटा की, 1.5 घंटा, वो मैं आपके चेहरे से अंदाज़ा लगा लूँगा। आप केवल चेहरे पे भाव ऐसे ले आइएगा कितना आप सुनना चाह रहे हैं। मैं तो अभ्यस्त हूँ, मैं 8 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ाता हूँ जनरली, तो मैं तो अभ्यस्त हूँ सुबह से रात तक पढ़ाने के लिए। आप अपना देख लीजिए कितना आप सुनने की हालत में है। और ऐसा ना हो कि मैं अपनी स्पीच सुनने के लिए मोटिवेट करूँ आपको, वो मैं नहीं करूँगा, है ना। उससे अच्छा, उससे बेहतर ये है कि बीच में छोड़ देंगे। और मैं आपकी उम्र का भी ध्यान रखूँगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना टॉर्चर ठीक नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। पर मेरा ख्याल है कि आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आपकी उम्र से जुड़ी बातें हैं, आपको अच्छा लगेगा। मैं सबसे पहले 2 शब्दों में अंतर स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक शब्द है गिव अप करना, एक है लेट गो करना। कभी कभी लगता है कि दोनों बातें एक जैसी हैं, पर दोनों बातें एक जैसी हैं नहीं। गिव अप करने का मतलब होता है हार मान लेना। मसलन आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं इसी एग्जांपल से बात करता हूँ। पलक ने कोशिश की कि मैं यहां पर आ जाऊं, कोशिश की। और मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ, लेकिन हाँ, व्यस्तताएं रहती हैं। मैं आजकल अवॉइड करता हूँ कि कहीं जाऊँ, क्योंकि पता नहीं पिछले 3 साल में ऐसा क्या हुआ, इन्विटेशंस इतने मुझे आने लग गए हैं। मैं 25 साल से पढ़ा रहा था, कोई पूछता भी नहीं था मुझे। ये कोविड में यूट्यूब में पता नहीं क्या हुआ है, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्विटेशन आते हैं। कुछ तो ऐसी जगह से आते हैं जिससे कोई दूर दूर तक मेरा संबंध ही नहीं है। कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी का इन हाउस प्रोग्राम है, कह रहे वहाँ के मोटिवेट कर। तो मैंने कहा मैं कैसे मोटिवेट कर दूँ मैं। तो फिर अब हमने पॉलिसी बनाई है कि जितना कम हो सके उतना कम जाएं। रामा जी का आदेश तो मेरे सर माथे पर है, मेरी सीनियर है, मैं उनको मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि ना जाऊँ। अच्छा, मना करना ख़राब लगता है, तो हम क्या करते हैं कि धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जैसे इनके लिए हमने सिंपल पॉलिसी है कि जब कोई बच्चा कहे आने के लिए, उसको बोलो कि सर 3 महीने फ्री नहीं है, 6 महीने फ्री नहीं है, 1 साल चंद्रमा पर गए हुए हैं। कुछ ऐसा वैसा बोल के टालो, किसी का दिल भी ना दुखे और मैं भी अपना समय बचा लूँ। तो हमने इनको बहुत परेशान किया, 3 बार 4, मतलब किया तो मेरी टीम के मेंबर ने, पर मेरे निर्देश पे किया, तो आप उनको मत कुछ कहिएगा, मैंने कहा सर। तो 3 बार 4 बार 5 बार टाला, नहीं हो पाएगा, कोशिश करेंगे, अच्छा देखते हैं, नहीं हो पा रहा, ऐसे करके। अब इनके सामने 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये था कि हार मान लेती और अंत में बोलती कि चलिए कोई बात नहीं, दुख हो रहा है हमें। ये होता है गिव अप करना। एक दूसरा चांस भी होता है, दूसरा स्टैंड भी होता है कि कोई चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल रही। मसलन ये मुझे बुलाना चाहिए, मैं नहीं आ रहा, मैं बिना बात के भाव खा रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। और एक समय के बाद ये इस मूड में आ जाती कि भाड़ में जाओ, नहीं यार तो भाड़ में जाओ, तुम जैसे बहुत देखे हैं, एक ढूंढेंगे 100 मिल जाएंगे तुम्हारे जैसे, क्या समझते हो अपने आप को। और फिर मैं कहता मैं आना चाहता हूँ, कहते नहीं हम नहीं बुलाएंगे आपको। ये होता है लेट गो करना। क्यों किसी को इतना भाव देना है भाई? अगर कोई चीज़ नहीं हासिल हो रही तो भाड़ में जाए। क्यों किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन झेलनी है, क्यों परेशान होना है? गिव अप करने में और लेट गो करने में इतना ही अंतर है कि आपने हार मान ली या आपने जेल से निकाल दिया, दिमाग से ही निकाल दिया। किसी चीज़ को दिमाग से निकाल देना लेट गो करना है। किसी चीज़ के लिए कोशिश करते करते हार मान लेना और उस हार की फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना गिव अप करना है। मुझे खुशी है कि आपकी मोटिवेशनल सोसाइटी के मेंबर्स कम से कम गिव अप नहीं करते। अच्छा वो लेट गो भी नहीं किया मुझे, वरना मेरा सम्मान बच गया। और ये अच्छा है कि इसी विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं। मैंने इस बीच में ये भी सीखा कि आपकी उम्र के बच्चों को कुछ भी बताने का सबसे अच्छा तरीका है कहानियाँ सुनाना। और आपकी उम्र की बात नहीं है, लिंक्डइन पर आप भी शायद होंगे, मैं भी वहाँ पर हूँ, जो प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा माना जाता है। मैंने देखा कि आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं या सीएक्सओस कहते हैं, सीएफओ है, सीटीओ है,
या CHRO है, जो चीफ ऑफिसर्स होते हैं किसी कंपनी के, उनके लिए स्पेशल कोर्सेज चलते हैं स्टोरी टेलिंग के। और उसमें मान लिया गया है कि अगर आप किसी कंपनी के CEO बनना चाहते हैं तो बेसिकली जो स्किल आपको आनी चाहिए वो स्टोरी टेलिंग की आनी चाहिए। आप कहानी सुना सकते हो। मैं सच्ची कहानियाँ सुनाना पसंद करता हूँ, झूठ बोलने से बचता हूँ। मैं आपको 3-4 छोटी छोटी कहानियाँ सुना रहा हूँ। ये सारी कहानियाँ सच्ची हैं, 1-1% सच्ची हैं, पर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जिनकी कहानी है उनका नाम नहीं लूँगा, उनकी प्राइवेसी का मामला है। पर हाँ, सच्ची कहानियाँ हैं। अच्छी बात है कि इन कहानियों के किरदार हम लोग नहीं बने, ईश्वर करे हम कभी ना बने, लेकिन कहानियाँ सच्ची हैं। जब मैं दिल्ली आया था 1990 में, मैं हरियाणा के एक शहर से, भिवानी से दिल्ली आया था पढ़ने के लिए। मेरे ड्रीम कॉलेज में हंसराज भी एक था, पर मेरा संयुक्त से मेरा एडमिशन जाकिर हुसैन में हुआ। मेरे अंक ठीक थे, यहाँ हो सकता था, पर मैं तो नई दिल्ली स्टेशन पे उतरा, बाहर निकला, पता लगा वहीं एक कॉलेज है, वहीं एडमिशन ले लिया मैंने। तो लोगों ने कहा कि यार कैंपस बड़ा अच्छा होता है। मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, कॉलेज कॉलेज होता है, छड्डो, यही छड्डो में सिखाने आया हूँ आप लोगों को। ठीक है, स्टेशन से निकले वहीं कॉलेज है, मैंने घर जाना होगा तो आराम से कॉलेज से निकल जाएंगे, क्या रखा है कैंपस में। पर मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ ही आया था उसी शहर से, उसने एडमिशन हंसराज कॉलेज में लिया। मैं और वो स्कूल के डिबेटर्स थे। डिबेटिंग में हम लोग स्कूल टाइम से काफ़ी एक्टिव थे। DU में आए तो यहाँ भी एक्टिव रहे। DU में मैंने करीब 5 साल डिबेटिंग की और मेरा ख्याल है कि लगभग 300-400 डिबेट्स मैंने जीती होंगी DU में, कुछ हारी भी होंगी, लेकिन मैंने खूब डिबेट, वो मेरा दरअसल दाना पानी था, रोजी रोटी मेरी वही थी कॉलेज के दिनों में। घर से पैसे मैं लेता नहीं था, मिलते भी नहीं थे, देना क्या था, ऐसी स्थिति भी नहीं थी उस समय मेरे घर में कि मिल सके। तो डिबेटिंग मेरा रोजगार था, एम्प्लॉयमेंट था, मेरा उससे काम चल जाता था आराम से। उसका भी चल जाता था, वो हंसराज से था, मैं जाकिर हुसैन से था। हम खूब डिबेट से मिलते थे। अक्सर ट्रॉफी या तो हम जीते थे या वो जीतता था, कोई भी जीते रूम पे ही आती थी, क्योंकि हम रूममेट्स थे, एक साथ ही रहते थे। वो मुझसे योग्यताओं के मामले में 21 था, बल्कि अगर वो 21 था तो मैं 15 ही रहा हूँगा या 12 रहा हूँगा, 22 या 21 तो नहीं रहा हूँगा, मुझसे बेहतर था योग्यताओं में। बड़ा अच्छा व्यक्ति था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने MA हिंदी साहित्य में एडमिशन लिया, जबकि BA ऑनर्स हिस्ट्री में किया था मैंने। उसने तय किया कि वो कुछ और करेगा, प्रोफेशनल कोर्स करेगा, नौकरी करेगा, तो वो चला गया दिल्ली से। मैं दिल्ली में रहा। फिर मैं MA के बाद तैयारी करने लगा UPSC की। तब तक मैं UGC JRF कर चुका था। पहला अटैम्प्ट दिया, प्रीलिम्स हो गया। मेंस मेरा 96 के मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस शुरू होने वाला था, 2 दिन रह गए थे। करीब 10 दिन पहले वो मेरे पास आया हुआ था दिल्ली में, मिलजुल के अच्छे से बात करके गया था। उन दिनों उसका एक प्रेम संबंध कहीं हमारी ही एक मित्र के साथ चल रहा था। हम सब दोस्त थे, तो उनमें से 2 लोगों का आपस में का अफेयर था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरे मेन एग्ज़ाम से 2 दिन पहले रात को 12 बजे एक फ़ोन आया और ये बताया गया कि मेरे दोस्त ने फंदा लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वो दिल्ली से दूर था कहीं, और जिस व्यक्ति के बारे में मेरी राय ये थी कि उतना जीवट वाला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, जो ज़िंदगी से हार सकता ही नहीं, जिसके होने से कई लोग हमेशा जीता हुआ महसूस करते हैं, वो चुपचाप एक बंद कमरे में ज़िंदगी से हार गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे हुआ। बाद में टटोला, उसके पेरेंट्स से बात हुई, भाई से बात हुई। उन्होंने उसकी याद में एक सोशल वर्क शुरू किया ताकि किसी और बच्चे को ऐसा न करना पड़े। तो जो हल्का हल्का अनुमान हुआ वो है कि शायद कुछ ऐसा था रिलेशनशिप में जो नहीं संभल पाया था, और रिश्ता टूट ना जाए इसका दबाव बहुत ज़्यादा था, और वो दबाव झेल नहीं पाया। इस उम्र में ऐसा फेज़ आता है, कई बार आता है। ये एक कहानी है, हंसराज कॉलेज से ही जुड़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि वहीं से बात शुरू करूँ। नाम जैसा कि मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, तो नाम बताने का मतलब भी नहीं। और वो जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ आप लोगों के जन्म से पहले की बात है।